दोस्तों, आपका स्वागत है मिडनाइट मिथोस में, जहां मैं लाती हूँ हॉरर थ्रिलर कहानियाँ। आज की कहानी का नाम है घुड़सवार शैतान, देवेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित। दोस्तों, अगर आपको हॉरर थ्रिलर कहानी अच्छी लगती हैं तो मिडनाइट मिथोस को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। ये बात उस समय की है जब गाँव में मनोरंजन के साधन बहुत कम थे। तब ना तो टीवी था और ना ही मोबाइल या कंप्यूटर। लोग खाली समय में आंख में चोली, गिल्ली डंडा, छिपन छिपाई, कंचे, कबड्डी, खो खो जैसे देसी खेल खेलते थे। रेडियो पर क्रिकेट सुनना लोगों को बहुत अच्छा लगता था। सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे और मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तब लोग लंबी यात्राएं बैलगाड़ी से ही आराम से कर लेते थे। मेरा नाम हृदयवान भगत है। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 17 साल की थी। मेरा गाँव कालिकापुर था, जो बंगाल में सिलीगुड़ी से 67 किलोमीटर दूर था। सिलीगुड़ी में हमारा एक और घर था, जहाँ मेरे चाचा चतुर्भुज भगत अपने छोटे परिवार के साथ रहते थे। उनके बेटे का नाम हर्षित था। हर्षित मुझसे 1 साल छोटा था, लेकिन वह रोज माउंट वैली स्कूल में मेरे साथ ही कक्षा 11वीं में पढ़ता था। मेरा गांव शहर से इतनी दूर होने के कारण वहाँ की चकाचौंध दुनिया से अलग थी। उन दिनों गांव में हर किस्म के पेड़ पाए जाते थे और सड़क के दोनों तरफ शिमशिम के पेड़ कदम से कदम मिलाकर सड़क के साथ प्रहारी की भांति खड़े रहते थे। उस समय असम और बंगाल अपने काले जादू के लिए मशहूर हुआ करता था। लगभग हर गांव में भूत, प्रेत, जिन और चुड़ैलों के किस्से प्रचलित थे। गांव के ओझा भी कभी कभी लोगों को मुर्गे या बकरे की बलि दिलाकर उनसे खूब पैसे ले लेते थे। मेरा गांव कालिकापुर बंगाल के सिलीगुड़ी जिले में आता है। हमारे स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां थी, लगभग 1 महीने की। तब मेरे चाचा हमें लेकर अपने पुराने गांव कालिकापुर चले गए। उस समय आमों का मौसम था और हम सब ताज़ा पके हुए आम बड़े मज़े से खा रहे थे। मैंने चाचा से कहा, वाह चाचा, ये आम कितने मीठे हैं। ऐसा स्वाद तो शहर में मिल ही नहीं पाता। वहाँ ऐसे आम क्यों नहीं होते? चाचा बोले, बेटा, ये आम पेड़ पर ही पकते हैं, इसलिए इतने स्वादिष्ट होते हैं। लेकिन शहर के लोग गांव से सस्ते दाम पर कच्चे आम खरीदते हैं, फिर उनमें केमिकल मिलाकर उन्हें जबरदस्ती पकाते हैं और महंगे दामों में बेचते हैं। मैंने हैरानी से पूछा, क्या केमिकल से पकाते हैं? तो क्या ऐसे फल खाने से शरीर को नुकसान होता है? चाचा ने गंभीरता से जवाब दिया, हाँ बेटा, इन रासायनिक तरीकों से पकाए गए फल शरीर पर बुरा असर डाल सकते हैं। चाचा ने इसी तरह मेरे सारे प्रश्नों का पूछे के सही जवाब दिया। शाम के करीब 6 बजे का समय था। मैं और हर्षित साथ में सड़क की ओर चल दिए। असली वजह थी समोसे खाने की इच्छा। गरवासडीह से एक समोसे वाला हर दूसरे दिन ठेला लेकर आता था। उसके समोसे बहुत स्वादिष्ट होते थे। वो पूदने और धनिये वाली चटनी में कुछ ऐसे स्वाद डालता था कि मज़ा ही आ जाता था। सबसे अच्छी बात, स्वाद के साथ साथ वो बहुत सस्ते भी थे। सिर्फ 1 रुपए में 1 समोसा, जबकि सिलीगुड़ी में 1 समोसा 5 रुपए का मिलता था, और उसमें चटनी भी तभी मिलती थी जब ज़्यादा समोसे लेते। मुझे और हर्षित को दादाजी ने 1-1 रुपए दिए और हम दोनों समोसे खाने चले गए। इतने में आदित्य भी आ गया। आदित्य हमारे गांव के मुखिया विमल किशोर जी का बेटा था। वो नासरीगंज के एक स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ता था, जो गाँव से 5 किलोमीटर दूर था। मैं, हर्षित और आदित्य हर साल गर्मियों की छुट्टियों में गांव आते और मिलकर खूब मस्ती करते। गांव में एकदम घमा चौकड़ी मच जाती थी। जब बात दोस्त की हो तब तो ठीक है, लेकिन मेरे और हर्षित के दिमाग में चल रहा था कि अपने समोसों की बलि कौन दे। हम दोनों के पास सिर्फ 2 रुपए थे, जिससे बस 2 ही समोसे मिले थे। शायद आदित्य हमारे मन की बात समझ गया। मैं समोसे वाले से बोला, भैया मुझे भी 1 समोसा देना। इतना सुनते ही हम तीनों हंसने लगे और साथ में समोसे का मजा लिया। फिर घर की ओर चल दिए। रास्ते में हर्षित बोला, अरे मैं तो भूल ही गया, आज रामलीला देखने चलेंगे ना? इस पर आदित्य उदासी से बोला, इस साल गांव में रामलीला नहीं हो रही है। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या? हर साल तो होती थी, इस बार क्या हुआ? बात पूरी होने से पहले ही आदित्य ने कहा, कुछ दिन पहले गांव में 2 गुटों में झगड़ा हो गया था। मामला इतना बड़ा कि गोली चल गई। जो लोग लड़ाई छुड़ाने आए थे उनमें से एक की दाहिनी बाह में गोली लग गई। वही व्यक्ति हर साल रामलीला करवाते थे। आदित्य की बात सुनकर हम सब थोड़े उदास हो गए। फिर अचानक आदित्य की आंखें चमक उठी। उसने कहा, क्यों ना हम पास के गांव
घरवासड़ी जाकर रामलीला देखे? हर्षित बोला, अरे वो तो दूर है। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही आदित्य बोल पड़ा, क्या कह रहे हो? घरवासड़ी तो सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर है और अब हम बच्चे भी तो नहीं हैं। उसकी ये बात सुनकर हम सबका जोश वापस आ गया। हमने तय किया कि रात को खाना खाने के बाद 8 बजे घरवासड़िया चलेंगे। खाने के बाद हमने घर वालों को बताया और तीनों रामलीला देखने के लिए निकल पड़े। हमें जाते हुए देखकर हमारा प्यारा कुत्ता जैकी भी साथ ही आ गया। उस दिन रात को चांदनी फैली हुई थी। पूरा गांव बहुत सुंदर लग रहा था। हवा चल रही थी और पेड़ों की पत्तियों की आवाज सुनकर मन रोमांचित हो रहा था। हम तीनों धीरे धीरे कदम से कदम मिलाकर रामलीला देखने की उम्मीद के साथ चल रहे थे। करीब 8:45 बजे हम लोग घरवासड़ी पहुंच गए। ताको प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तातवा प्राभव बादवान लाहिम, जारी सकल खालतूल। रामलीला के मंच पर कथा चल रही थी। इसका सरल मतलब है, हे प्रभु, जब आप किसी के साथ होते हो तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। आपकी ताकत से तो रुई भी समुद्र की आग को जला सकती है, यानी असंभव चीजें भी आपकी कृपा से ही हो जाती है। रामलीला के मंच पर यह संवाद चल ही रहा था कि हम सब चुपचाप बैठकर उसका आनंद लेने लगे। लगभग 1.5 घंटे बाद उस दिन की लीला समाप्त हो गई। मैंने मुस्कुराकर कहा, वाह कितना मजा आया। अभी तो 9 दिन और बाकी हैं। हम हर दिन आएंगे। बाकियों ने भी हंसकर सहमति जताई। करीब रात 11 बजे हम घर लौटकर सो गए। अगले दिन मैंने पूरे जोश से घर वालों को कल की रामलीला का किस्सा सुनाया और शाम होने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। शाम को मैंने और हर्षित ने जल्दी खाना खत्म किया। जैसे ही हम तैयार हुए, आदित्य भी पहुंच गया और वो मेरे प्यारे कुत्ते जैकी के साथ रामलीला चलने को तैयार था। हम तीनों और जैकी चुपचाप चल रहे थे। उस रात अमावस्या थी, मतलब बिल्कुल काली रात, बिना चांद के। चारों तरफ सन्नाटा था, जैसे सारी दुनिया सो गई हो। उस दिन ज्येष्ठ महीना था, लेकिन फिर भी ठंडी हवा चल रही थी। हर तरफ ऐसा अंधेरा था कि हाथ को हाथ नजर नहीं आ रहा था। आदित्य अपने साथ एक टॉर्च लाया था। उसी की रोशनी से हम रास्ता देख पा रहे थे। हम तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था ताकि कोई रास्ते में भटक ना जाए। टॉर्च की हल्की रोशनी में हमें दूर दिशा में कुछ चमकती चीज नजर आई। आदित्य सबसे आगे था। उसने टॉर्च अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ी हुई थी। हम बाकी दोनों उसके पीछे पीछे धीरे धीरे चल रहे थे। सड़क पर और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस हमारे कदमों की आवाज गूंज रही थी। काफी देर तक हमारे बीच किसी भी किस्म की बात नहीं हुई। केवल हमारे पंदचापों की ध्वनि ही थी जो अभी तक हमारे साथ चल रही थी। अन्यथा आज रात तो झिंगुर या जंगली पशु भी मातमी अंधेरे से खौफ खाकर खामोश थे। हम तीनों लोग बेखौफ आगे बढ़ रहे थे कि तभी अचानक हर्षित बोला, यार हमें आज नहीं आना चाहिए था। आज मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। उसकी बातों को सुनकर आदित्य बोला, सच कहूँ तो मेरा भी मन नहीं था। एक तो अमावस्या की काली रात है और ऊपर से इतना घना सन्नाटा। मैं काफी देर से उन दोनों की बातें सुन रहा था। जब मुझसे ना रहा गया तो बोला, कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब मन का वहम होता है। अभी मैं ये सब कह ही रहा था कि मुझे कुछ दूर पर इंसान दिखा जो कि कुछ दूरी पर रास्ते के किनारे खड़ा था। उसे देखकर लग रहा था जैसे हम लोगों का ही इंतजार कर रहा हो। मैंने जैसे ही हर्षित के कंधे पर हाथ रखकर उस तरफ इशारा किया तो वह दोनों अपनी ही जगह पर खड़े हो गए। हम तीनों में से कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। हमारा कुत्ता जैकी, जो काफी देर से हम लोगों के साथ चल रहा था, अब वह कहीं भी नहीं दिख रहा था। जैकी के आसपास ना दिखने से हम लोग और भी सहम गए। किसी तरह हम लोग हिम्मत जुटाकर एक साथ आगे बढ़ने लगे। उस व्यक्ति के नजदीक पहुंचे ही थे कि वह शख्स बिल्कुल हमारे सामने खड़ा हो गया। उस शख्स ने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसने अपना चेहरा लंबे लंबे बालों से ढक रखा था। उसके जिस्म से मनमोहक खुशबू आ रही थी। उस खुशबू के सामने सोचने समझने की शक्ति बेकाबू हो रही थी। उस व्यक्तित्व को देखकर ये तो पता लग गया था कि जिसे हम अनजान शख्स समझ रहे थे वह कोई रहस्यमय औरत थी। उसे अचानक सामने खड़े होते देख आदित्य पूछ पड़ा, आप इतनी रात यहाँ सुनसान जगह अकेले क्या कर रही हो? ये सवाल तो मैं भी तुम लोगों से कर सकती हूँ, उस रहस्यमय औरत ने स्पष्ट स्वर में कहा। आदित्य उसके लिए तैयार नहीं था और सकपका कर रह गया। नहीं, आपको परेशान करने का मेरा कोई मतलब नहीं था। वह तो मैं यहाँ, आदित्य ने घबराते हुए कहा। चले जाओ यहाँ से, तुम जिस काम के लिए जा रहे हो उसका अंजाम सही नहीं होगा, इस बार उस रहस्यमय औरत ने ऊंची आवाज में कहा।
लेकिन हम लोग तो रामलीला देखने जा रहे हैं, भला उससे किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? इस बार मैंने हिम्मत जुटाकर उस रहस्यमयी औरत से सवाल किया था, क्या तुम्हें ये काली अमावस की रात नजर नहीं आ रही? मत मानो मेरी बात, मेरा काम समझाना था, बाकी अंजाम के लिए तैयार रहना, जिसके सिर्फ तुम लोग ही जिम्मेदार होगे। ये कहते ही वह जोर जोर से हंसने लगी। तभी हर्षित बोला, हम रामलीला देखकर ही रहेंगे, तुम चाहे कुछ भी कह लो, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। चटाक थप्पड़ की आवाज से वहां आसपास का वातावरण गूंज उठा। वह थप्पड़ उस औरत ने हर्षित के गाल पर लगाया था। उसके गाल पर 5 उंगलियों के लाल निशान उभर आए थे। अचानक उसके ऐसे बर्ताव को देखकर हम तीनों ही घबरा गए और वहां से पड़ोस के गांव की तरफ भाग खड़े हुए। मुश्किल से उस जगह से लगभग 20-30 कदम ही भागे थे कि हमें हमारा कुत्ता जैकी भी मिल गया। जैकी के मिलते ही जैसे ही मैंने टॉर्च का प्रकाश उस दिशा की तरफ किया जहां हमें वह रहस्यमयी औरत मिली थी, हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां कोई भी शख्स नहीं दिख रहा था। अब हम लोगों ने ना आव देखा ना ताव, सिर पर पैर रखकर भागे। 5 मिनट में ही हम लोग रामलीला वाले स्थल पर पहुंच गए। सभी राम प्रिय जे विधि मोहि, प्रभु आशीष जानु तानु धारी सोहे, बिपरा सहित परिवार गोसें करहैं छव सब रो रे नाय। इसका सीधा मतलब है, जैसे श्री राम मुझे प्रिय हैं, वैसे ही सबके प्यारे हैं। ऐसा लगता है कि प्रभु का आशीर्वाद ही शरीर धारण करके आपके रूप में सामने खड़ा है। हे स्वामी, सभी ब्राह्मण जन और उनका परिवार भी आपसे उतना ही स्नेह करता है। जैसे ही हम रामलीला स्थल पहुंचे, हमारे दिल से डर और घबराहट बिल्कुल गायब हो गई। हम तीनों ने पूरा ध्यान मंच की ओर कर लिया और एक साथ बैठ गए। बाहर से देखने पर लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन दिल और दिमाग अभी भी उसी रहस्यमय घटना में अटके हुए थे। वह औरत इतनी सुनसान जगह पर इतनी रात को क्या कर रही थी? क्यों हमें लौटने के लिए कह रही थी? क्या उसके मुंह से निकली वो पंक्ति, तुम लोग वापस चले जाओ वरना अंजाम ठीक नहीं होगा? क्या वो किसी डर की चेतावनी थी या कुछ और? हर्षित के गाल पर पड़ा वो थप्पड़ अभी भी हमारे मन को झकझोर रहा था। इन सारे सवालों ने मेरे दिमाग में तूफान मचा दिया था। हमारी आंखें मंच पर, लेकिन सोच उसी सफेद साड़ी वाली रहस्यमयी औरत के पास ही भटक रही थी। उठो उठो हरदान उठो! ये आवाज जानी पहचानी सी लगी। फिर थोड़ी देर में आवाज आई, अरे उठेगा भी या हम लोग जाएं? ये आवाज आदित्य की थी और मुझे पूरी ताकत से हिलाते हुए बोल रहा था। जब मैंने आंखें खोली तो चारों तरफ घना अंधेरा था। हम तीनों के अलावा वहाँ कोई भी नहीं था। हर्षित अपनी आंखों को मल रहा था और जम्हाई ले रहा था। मैं एक झटके से उठ गया। मैंने कहा, ये क्या हुआ? यहाँ के सभी लोग किधर गए? आदित्य ने अपनी हाथ की घड़ी की तरफ इशारा करते हुए बताया, भाई इस वक्त रात के 12:30 बज रहे हैं और रामलीला का आज का अंक खत्म हुए लगभग 2 घंटे हो चले हैं। हम तीनों सो गए थे। वो तो भला मानो कि मेरी आंख अभी खुल गई। इतना सुनते ही हर्षित की नींद पूरी तरह छू मंतर हो गई। उसने भी अपनी आंखों की पुतलियां चारों तरफ घुमाई और बोला, क्या कहा? हम लोगों को सोते हुए 2 घंटे से भी अधिक समय हो गया, तो फिर यहाँ के लोगों ने हमें उठाया क्यों नहीं? उसकी बातें सुनकर मैं बोला, भाई हम लोग रामलीला अपने गांव में नहीं देख रहे, पता है ना, हम लोग दूसरे गांव में आए हैं। यहाँ के गांव वाले हमें नहीं पहचानते। उन्होंने देखा भी होगा तो इसी गांव के हैं। जब उठेंगे तब चले जाएंगे, ऐसा सोचकर हमें छोड़ दिया होगा। दोनों मेरी इस बात से सहमत हो गए। उनके चेहरे पर अब घबराहट के बादल दिख रहे थे। मैं बोला, इससे पहले कि हमारे घर वाले हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाएं, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये सुनकर दोनों ने अपनी अपनी मुंडी हिलाकर हामी भरी। मेरा कुत्ता जैकी भी वहीं बैठा हम लोगों के घर वापस जाने का कब से इंतजार कर रहा था। हम तीनों एक झटके से बढ़ चले। सभी के दिल में घबराहट और बेचैनी थी। जैकी इस बार आगे आगे चल रहा था, जैसे उसे घर पहुंचने की जल्दी हम लोगों से ज्यादा हो। अभी कुछ देर चले ही थे कि मेरे दिमाग में एक योजना कौदी। मैं बोला, अरे सुनो, क्यों ना हम खेत से होते हुए चलें? वहां से हम मात्र 10-15 मिनट में ही पहुंच जाएंगे। बस रास्ते में एक बगीचे को पार करना होगा। ये सही रहेगा। कुछ भी करो, बस मुझे घर जल्दी पहुंचना है अब। हर्षित चिंता के स्वर में बोला, लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ एक बिना खोपड़ी का शैतान रहता है जो किसी को रात के वक्त उधर से निकलने नहीं देता। आदित्य ने चेतावनी देते हुए कहा था। क्या बेकार की बातें करते हो? भला इतनी रात को कोई वहाँ क्या करेगा? रात को तो फुलवारी का चौकीदार भी नहीं रुकता। मैं तो कहता हूँ कुछ आम वाम खाते चल लेंगे, मैंने बुलंद आवाज में कहा।
हाँ ये सही रहेगा हरदान, उधर से जल्दी पहुंच जाएंगे। आम के आम और गुठलियों के दाम। हर्षित के इतना कहते ही हम सभी एक साथ हंस पड़े और खेत की पागंडियों से होते हुए आगे बढ़ चले। थोड़ी ही देर में हम फुलवारी के पिछले हिस्से पर पहुंच गए। ये हिस्सा एकदम फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और खतरनाक कटीली झाड़ियां थी, जैसे किसी रहस्यमय जंगल का दरवाजा। हमने इधर उधर रास्ता ढूंढा लेकिन कोई साफ रास्ता नहीं दिखा। फिर थोड़ी देर बाद एक पतला सा रास्ता दिखा, शायद जानवरों ने बनाया होगा। हमने हिम्मत दिखाई और उसी रास्ते से झाड़ियों को पार करके अंदर घुस गए। अंदर पहुंचते ही माहौल बिल्कुल बदल गया। चारों तरफ अंधेरा था। ऊपर पेड़ों की मोटी टहनियां सूरज की रोशनी तक रोक रही थी, पर वहाँ की हवा में फूलों की खुशबू थी जो बहुत प्यारी लग रही थी। तेज हवा चल रही थी जिससे पत्तियां सरसराती आवाज कर रही थी। हम तीनों और जैकी बिल्कुल चुपचाप खड़े थे। सब कुछ एकदम जादुई लग रहा था। फुलवारी से हरी सिंगार के फूलों की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देर वहीं रुककर उस खुशबू का आनंद लिया जाए। हवा तेज चल रही थी जिससे पेड़ों की पत्तियां अजीब आवाजें कर रही थी। आदित्य टॉर्च से रास्ता देखते हुए फुलवारी के दूसरे ओर जाने लगा। हम दोनों भी उसके साथ ही चल दिए। चलते चलते हम एक कुएं के पास पहुंच गए जो फुलवारी के बिल्कुल बीच में था। कुएं के पास पहुंचते ही अचानक ठंड ज्यादा महसूस होने लगी। ऐसा लगा जैसे तापमान अचानक गिर गया हो। तभी जैकी कुएं की तरफ मुंह कर जोर जोर से भौंकने लगा। उसका ये अचानक वाला बर्ताव देखकर हम सब चौंक गए। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही आदित्य बोला, वो देखो बाहर निकलने का रास्ता। उसे पार करते ही हम 2 मिनट में अपने गांव पहुंच सकते हैं। जैसे ही हम उस तरफ बढ़े, पूरी फुलवारी भयानक ठहाकों से गूंज उठी। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि हम तीनों एक दूसरे को कसकर पकड़ लिए। जैकी भी तेजी से भौंकने लगा। आदित्य ने जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस दिशा में की, हम सब डर के मारे कांप गए। सामने एक शैतान घोड़े पर सवार था जिसके हाथ में तलवार जैसी कोई औजार था। सबसे अजीब बात तो ये थी कि उसका सिर तो था ही नहीं, उसका केवल धड़ था जिसका नामो निशान नहीं था। हम तीनों एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। अब ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे हम तीनों ने अपनी सोचने समझने की क्षमता ही खो बैठी हो। भला कोई बिना सिर के कैसे हो सकता है? सामने का भयावह दृश्य देखकर हमारे हाथ पांव कांपने लगे। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। हम लोग बुरी तरह फंस चुके थे। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता था जहाँ वे शैतान घोड़े के ऊपर कोई तलवारनुमा औजार लेकर बैठा था और जोर जोर से दहाड़ मार के हंस रहा था। तभी आदित्य ने कहा, देखो मैंने तुम लोगों को यहाँ घुसने से पहले ही आगाह कर दिया था, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात को मजाक में ले लिया। मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना, तुम लोग अंजाम भुगतने को तैयार रहो। ऐसा कहकर उसने अपना हाथ छुड़ाया और बाहर जाने वाली द्वार की तरफ भाग चला। अचानक उसकी इस हरकत ने हमें और भी परेशानी में डाल दिया। दोस्तों, आप अभी सुन रहे थे घोड़सवार शैतान, द्विंदर प्रसाद द्वारा लिखित। इस कहानी का अगला भाग आप जल्द सुनेंगे। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। मैं आपको फिर मिलूंगी इस कहानी के अगले भाग के साथ। धन्यवाद।